मैं ज्योति सिंह और आज मैं कक्षा 12वीं माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत इसके जो शेष महत्वपूर्ण बिंदु और वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो लेकर प्रस्तुत हूँ। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने आपके एमसीक्यूज आते हैं, खाली स्थान भरो, सही जोड़ी बनाओ, तो ये सभी आप हल कर पाएंगे। इवन आप महत्वपूर्ण बिंदु समझने के बाद 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न भी आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने दोनों पार्ट में पाठ को पूरे लेसन के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको कवर करने की कोशिश की है। तो आप ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मांग क्या होता है। मांग वस्तु की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय निश्चित मूल्य से किसी बाजार में उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाती है। सामान्य अर्थ में हम मांग का मतलब ये मान लेते हैं कि हम किसी भी वस्तु की मांग करेंगे वह मांग होगी, परंतु अर्थशास्त्र में एक निश्चित समय और एक निश्चित मूल्य का भी होना आवश्यक है। अर्थशास्त्र में मांग के लिए इच्छा का होना भी जरूरी है। और क्या जरूरी है? साधन और मुद्रा भी होना, मतलब आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे होना चाहिए, तभी वह मांग कहलाएगी। पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। आप उसको खर्च करने जब तक तैयार नहीं होंगे वह मांग में परिवर्तित नहीं होगी। निश्चित कीमत भी होना आवश्यक है और निश्चित समय होना भी आवश्यक है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मांग तभी बनेगी जब ये पांचों तत्व शामिल होंगे। क्या होंगे? हमारे पास पैसा भी होगा, इच्छा भी होगी और इनको हम खर्च करने के लिए तैयार भी होंगे। एक निश्चित कीमत होना चाहिए और निश्चित समय होना चाहिए। जब ये तत्व मिलेंगे तभी किसी चीज की जो आवश्यकता है उसको हम मांग में परिवर्तित कर सकते हैं। मांग जब एक व्यक्ति करता है, जब केवल एक व्यक्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग। परंतु जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर मांग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बाजार मांग। मांग तालिका या मांग वक्र क्या होता है? मांग तालिका एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर व्यक्ति विशेष द्वारा वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बताता है। ये तालिका से हम समझ लेते हैं। यहाँ P दिया हुआ है, प्राइस मतलब कीमत है, Q मतलब मात्रा। जब वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो मांग कितनी है? 300 इकाई। कीमत बढ़ गई, 20 हो गई, तो हम मांग थोड़ी सी कम करेंगे। जब वस्तु की कीमत और अधिक बढ़ गई, 30 हो गई, तो हम वस्तु की मांग और कम करेंगे। तो ये बता रहा है मांग तालिका कि यहाँ देख के ये सामान्य चीज है, आपको भी ये पता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वस्तु की मांग क्या होगी? कम होती जाएगी। जब मांग तालिका को हम रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं तो ये कहलाता है, ये जो वक्र प्राप्त होता है ये मांग वक्र कहलाता है, डीडी कर्व। मैंने इसी तालिका को रेखा चित्र में बताया है। जैसे ये दिया है 10 पर हमारी मांग कितनी है? 300, तो हमको ये बिंदु प्राप्त हुआ। जब हमारी कीमत 20 रुपए है तो हमने 200 की मांग की और 30 रुपए हो गई तो 100 इकाई की मांग की। इन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र प्राप्त हुआ यही वक्र हमारा कहलाएगा मांग वक्र। ये वक्र क्या कहलाएगा? मांग वक्र। ये हमेशा ऊपर से नीचे ऋणात्मक होता है। मांग का नियम। इस पाठ का मांग से संबंधित प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट है मांग का नियम। मांग का नियम हम खुद बना सकते हैं। अभी मैं बना चुकी हूँ, आप फिर से देख लीजिए। वही, जब कीमत 10 है तो मांग ज्यादा है और जैसे ही कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है। इसे हम नियम के रूप में देखते हैं। नियम के रूप में यदि अन्य बातें समान रहें तब किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जब वस्तु की कीमत कैसी है? कम है, तो वस्तु की मांग अधिक होगी। और जब वस्तु का मूल्य अधिक है, जब वस्तु का मूल्य अधिक है तब मांग कैसी होगी? कम होगी। यही मांग का नियम है। बहुत सरल है ये देखिए, इसको इससे भी, एरो से भी बता दिया है। ये कीमत जब ज्यादा है
तो मांग कैसी होगी? कम होगी। और जब कीमत कम है तो मांग कैसी होगी? अधिक होगी। तो परीक्षा में कभी भी यदि आपका मांग का नियम आए, इसको जरूर लिखिए, बहुत सरल है, एकदम सिंपल है। कीमत कम, मांग ज्यादा, कीमत ज्यादा, मांग कम, दोनों का कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। पी कीमत और क्यू में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ ये दिया हुआ है एक लाइन, यदि अन्य बातें समान रहें तब। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि नियम तब बनेगा जब उपभोक्ता की आय स्थिर होगी, उसकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब ये मांग का नियम लागू होगा। मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? मांग को सबसे अधिक कीमत प्रभावित करता है। अभी हमने देखा था कि कैसे प्रभावित करता है कि कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है, और कीमत अधिक होती है तो मांग कम होती है। तो इस तरह से मांग को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? कीमत। सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? कीमत। परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे उपभोक्ता की आय। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग भी क्या होगी? बढ़ेगी। यदि मेरी तनख्वाह प्रतिदिन की 100 रुपए है, तब मांग मेरी कुछ और होगी। यदि मेरी आय बढ़ गई, 200 रुपए हो गई प्रतिदिन, तो मैं मांग क्या करूंगी? बढ़ा दूंगी। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की कीमत, जैसे कोल्ड ड्रिंक बहुत महंगी हो जाए, बहुत महंगी हो जाए, तो मैं कोल्ड ड्रिंक की बजाय मैं लस्सी पीना पसंद करूंगी। या ऐसा होता है कि जैसे एक शैम्पू की कीमत बढ़ गई, एक ब्रांड की, तो हम उसी कैटेगरी का दूसरा शैम्पू का उपयोग करने लगते हैं। तो यदि अन्य वस्तुओं की कीमत यदि प्रभावित होगी तो मांग भी क्या होगी? उसकी प्रभावित होगी। रुचि तथा अधिमान्यता। यदि पुराने फैशन के हिसाब से, यदि साड़ी और धोती जो पुराने समय में पहनते थे, यदि लोगों की उसमें फिर से रुचि आ जाए तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। सरकारी नीतियां भी मांग को प्रभावित करती हैं। यदि टैक्स बढ़ जाता है तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी मांग क्या होगी? कम होगी। धन का वितरण। यदि धन का वितरण समान है, एक समान है लगभग, तो मांग अधिक होगी। परंतु धन का वितरण कैसा है? असमान है। कुछ लोग बहुत रईस हैं, 4 लोग बहुत रईस हैं, और बाकी पूरे 50 लोग मान लो है वो बहुत गरीब हैं। तो इस तरह से ये मांग को बहुत अधिक मांग नहीं करेंगे। उसकी बजाय जितने 54 लोग हैं, लगभग सबकी आय समान है, तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार मांग को जो मुख्य तत्व प्रभावित करते हैं ये बिंदु दिए हुए हैं। अर्थशास्त्र में वस्तुओं को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक होती है सामान्य वस्तु और दूसरी होती है निम्न कोटि की वस्तु। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से सामान्य वस्तु और निम्न कोटि वस्तु दोनों की मांग में परिवर्तन अलग अलग तरीके से होता है। पहले हम देखते हैं सामान्य वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है आय का। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो सामान्य वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी। उपभोक्ता की आय में यदि कमी हो गई तो सामान्य वस्तु की मांग में भी क्या होगी? कमी हो जाएगी। अर्थात उपभोक्ता की आय और सामान्य वस्तु से कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। आय कम होगी तो सामान्य वस्तु की मांग भी क्या होगी? कम होगी। इसे हम रेखा चित्र से समझ लेते हैं। यदि x अक्ष में हम सामान्य वस्तु लेते हैं और आय लेते हैं हम y अक्ष में। यदि किसी व्यक्ति की आय y है तो वो x वस्तु की मांग करेगा, परंतु इसकी आय बढ़ जाती है, y1 हो जाती है, तो ये कितनी वस्तु की मांग करेगा? x1 वस्तु की। आय बढ़ेगी तो सामान्य वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसको मिला देंगे तो हमको जो मांग वक्र प्राप्त होगा
इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, ये सामान्य वस्तु की मांग जब होगी आय के अनुसार तो मांग वक्र हमको सीधा प्राप्त होगा। या हम कह सकते हैं कि सामान्य वस्तु की मांग वक्र आय बढ़ने पर वस्तु की मांग भी बढ़ती है। दूसरी प्रकार की वस्तु है निम्न स्तरीय वस्तु। इसको हम घटिया वस्तु भी कहते हैं। उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में मांग होती है। जो निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, घटिया वस्तु होती है, इसका विपरीत संबंध होता है आय से। आय यदि बढ़ेगी तो हम घटिया वस्तुओं की मांग को क्या करेंगे? कम करेंगे। ऐसी वस्तुओं को हम निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। इसका आय से कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? उल्टा। हमारी आय बढ़ेगी तो हम निम्न स्तरीय वस्तुएं कम खरीदेंगे। यदि आय हमारी कम होती जाएगी तो हम निम्न स्तरीय वस्तुएं खरीदते जाएंगे। आप इसको बहुत और सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि आपकी के पास मान लो 1,000 रुपए है, तो आप अच्छी शर्ट खरीदेंगे, और वहीं आपको 200 रुपए भर आपकी आय से बचत हो रही है और आपको शर्ट खरीदना है, तो आप किस तरह की शर्ट सेलेक्ट करेंगे? आप सस्ती शर्ट खरीदेंगे। हमारी आय बढ़ेगी तो हम अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीदेंगे, और हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारी आय ही नहीं है, तो हमको शर्ट तो खरीदना है, तो हम क्या करेंगे? सस्ती वाली शर्ट से अपना काम चला लेंगे। यदि हम इसको रेखा चित्र में समझेंगे तो इसको भी हम देख सकते हैं। y अक्ष में हमने आय लिया है। यदि आय हमारी आय y है तो हम कितनी वस्तु की मांग कर रहे हैं? x। मेरी आय यदि कम हो गई, कितनी हो गई? y1 हो गई, तो मैं निम्न स्तरीय वस्तुएं ज्यादा खरीदूंगी। ये देखिए, पहले हम x खरीद रहे थे, अब मेरी आय कम हो रही है। यहाँ पर आय मेरी कैसी हो रही है? कम हो रही है। तो x वस्तु जो घटिया वस्तु है उसकी मांग हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो यहाँ का जो मांग वक्र होगा ऐसा होगा। ये हमारा मांग वक्र है। क्यों है? क्योंकि आय से निम्न स्तरीय वस्तु का जो संबंध होता है वो उल्टा होता है। स्थानापन्न वस्तु की कीमत भी मांग को प्रभावित करती है। ये वस्तुएं दो प्रकार की वस्तुओं से हम समझेंगे। यहाँ स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले में एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते। स्थानापन्न मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु, इसे हम क्या कहेंगे? स्थानापन्न वस्तुएं। एक वस्तु की कीमत यदि बढ़ेगी तो स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। कीमत कम होने पर स्थानापन्न वस्तु की मांग कम हो जाएगी। एक वस्तु की कीमत यदि बढ़ रही है तो स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। जैसे चाय और कॉफी। यदि चाय की कीमत बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम इसकी स्थानापन्न वस्तु कौन सी है? कॉफी। हम इसका उपयोग अधिक करने लगेंगे। यदि कॉफी की कीमत बढ़ जाए तो हम कॉफी पीना बंद कर देंगे। हम क्या पियेंगे? चाय। तो ये दोनों वस्तुएं कैसी हैं? आपस में एक दूसरे की स्थानापन्न है। इसको भी हम तालिका में बना लेते हैं। कॉफी की मांग और यहाँ चाय की मांग। चाय की कीमत P है तो कॉफी हम Q। चाय की कीमत बढ़ गई, P1 हो गई। तो अब हम चाय की कीमत बढ़ गई तो अब हम किसकी मांग बढ़ा देंगे? कॉफी की मांग बढ़ा देंगे। इस तरह से जो मांग वक्र प्राप्त होगा इस तरह से होगा। पहले जब कीमत P थी तो हम कम कॉफी पीते थे, Q पीते थे। कीमत बढ़ गई चाय की तो हम क्या करने लगे हैं? कॉफी की मांग को अधिक करने लगे हैं। अगला है हमारा पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। पूरक मतलब जब हम दो वस्तुओं को एक साथ उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। जैसे चाय और चीनी, यानी चाय और शक्कर, कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल। यदि पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होगी तो कार की मांग में कमी होगी।
यदि पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाता है तो हम भी कहते हैं कि यार पेट्रोल तो बहुत सस्ता है, कोई भी गाड़ी खरीद लो। परंतु गाड़ी कब अखरती है, कार या मोटरसाइकिल हमको कब अखरती है, जब पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ने लगते हैं तो लगता है कि नहीं, हम कॉमन व्हीकल का उपयोग कर लेंगे, हम ट्रेन से चले जाएंगे, हम कार की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेट्रोल क्या है, बहुत अधिक महंगा है। तो इस तरह से यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग अपने आप कम हो जाती है। यदि कार की कीमत और पेट्रोल की मांग, कार की कीमत मान लो यहाँ पर P है, तो पेट्रोल की मांग कितनी है, Q। परंतु कार की कीमत बढ़ गई, हमारी क्या हो गई, P1। क्या हो गई हमारी, P1। पेट्रोल की मांग कैसी हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। इस तरह से हमको जो मांग वक्र होगा ये प्राप्त होगा। पूरक वस्तुओं के लिए मांग वक्र हमको ऐसा प्राप्त होगा। मांग के लिए होना आवश्यक है, क्या होना आवश्यक है, मौद्रिक साधन यानी आपको पैसा होना आवश्यक है, आपको उस वस्तु की खरीदने की इच्छा भी होना आवश्यक है, खर्च करने की तत्परता अर्थात आपके पास पैसे जो हैं आप उसको खर्च करने के लिए भी तैयार हैं कि नहीं। तो इस तरह से इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। ये तीनों चीजें हमारे लिए मांग के लिए आवश्यक है। अगला है हमारा, अन्य बातें समान रहने पर कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध को क्या कहा जाता है। कीमत मांग, मांग कीमत, मांग का नियम, कीमत का सिद्धांत। अभी हमने देखा था मांग का नियम, कीमत और मांग में कैसा संबंध था, उल्टा संबंध। कीमत में से मांग का कैसा संबंध था, उल्टा संबंध था। इसे हम क्या कहते थे, मांग का नियम। मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसा होता है, मांग वक्र सामान्यतः कैसा होता है, दाएं से नीचे की ओर होता है। ये हमारा डीडी कर्व हमने पढ़ा था ना, मांग के नियम, मांग तालिका से हमने मांग वक्र बनाया था, ऐसा बनाया था। सामान्यतः जो मांग वक्र होता है उसका ढाल नीचे की ओर होता है। इनमें से कौन से तत्व मांग को प्रभावित करते हैं, मूल्य प्रभावित करता है, आय भी प्रभावित करती है, पसंद भी प्रभावित करती है। तो सही उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। एक वस्तु की मांग के बारे में कोई भी वक्तव्य पूर्ण माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित का जिक्र हो। हम मांग कब मानते हैं, जब वस्तु की कीमत हो, वस्तु की मात्रा हो और एक निश्चित समय हो। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, उपर्युक्त सभी। किसी भी वस्तु की मांग के लिए कीमत का होना आवश्यक है, मात्रा होना आवश्यक है और एक निश्चित समय होना भी आवश्यक है। निम्नांकित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, चाय और कॉफी, क्या ये पूरक वस्तु है, ये स्थानापन्न वस्तु है। चाय के स्थान पर हम कॉफी का उपयोग करते हैं, या कॉफी के स्थान पर हम किसका उपयोग करते हैं, चाय। कोक एवं पेप्सी, क्या ये पूरक वस्तु है, ये भी नहीं है, ये भी स्थानापन्न वस्तु है। चावल और गेहूं, ये भी पूरक नहीं है, हम या चावल खा सकते हैं या रोटी खा सकते हैं, तो एक तरह से ये भी स्थानापन्न वस्तु हुई। तो सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चाय और कॉफी वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं नहीं, ये है हमारी स्थानापन्न वस्तु। सही उत्तर क्या होगा, स्थानापन्न वस्तु। चाय के स्थान पर कॉफी और कॉफी के स्थान पर चाय का हम उपयोग करते हैं। निम्नांकित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है, पूरक वस्तु चाय और कॉफी नहीं है। हमने देखा कि ये कोई भी पूरक वस्तु नहीं है। अगला है, सामान्य वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान वाला होता है। मांग वक्र कैसा होता है, ढलान वाला होता है, ऋणात्मक होता है। मांग वक्र कैसा होता है, कैसे ढलान वाला होता है, ऋणात्मक। मांग के नियम का अपवाद नहीं है जीवन रक्षक वस्तुएं, प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं और बहुमूल्य वस्तुएं। जीवन रक्षक वस्तुएं मांग के नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। जीवन रक्षक वस्तुएं चाहे कितनी भी महंगी हो जाए,
हमें इसको खरीदना ही पड़ेगा। प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं भी हम जो घर के लिए पर्दे हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, हमें लगता है कि नहीं ये चीजें होना चाहिए, भले ही हमारे लिए उसकी कोई बहुत अधिक उपयोगिता ना हो, तब भी आजकल समाज में ये मान लिया जाता है कि हमारे घर सारा सामान होना चाहिए। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुएं। ये महंगी भी होती जाती है, तब भी व्यक्ति सोचता है कि नहीं खरीद ले, नहीं तो समाज में उसका ये रहेगा कि उसके घर तो पंखा तक नहीं है, उसके घर तो कूलर तक नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। घर में हम सीनरी लगाते हैं, घर को बहुत व्यवस्थित रखते हैं, सजाते हैं। इसी प्रकार बहुमूल्य वस्तुएं, इस पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये सभी तीनों पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस पर उपयोगिता हास्य नियम लागू नहीं होता? उपयोगिता हास्य नियम, आप स्वादिष्ट भोजन करते जाएंगे तब भी उपयोगिता हास्य नियम लागू होगा। आप 1 लड्डू खाए, 2 खाए, 5 खा लिया आपने, 8 खा लिया, इसके बाद तो आपकी हिम्मत जवाब दे देगी। अब आप कहोगे नहीं, अब मुझे कोई रसगुल्ला नहीं खाना। अर्थात यहाँ उपयोगिता हास्य नियम लागू होगा। आपको बिही बहुत पसंद है, आप 5 बिही खा लिए। अब क्या आप 10 बिही खाते जाओगे? मना कर दोगे, नहीं नहीं अब बिही मैं नहीं खा सकता। यानी यहाँ पर भी उपयोगिता हास्य नियम लागू होता है। दुर्लभ संग्रह की वस्तु पर, यदि मुझे कोई एंटीक शौक है कलेक्ट करने का, नहीं मुझे ये पेंटिंग चाहिए, ये वाली पेंटिंग चाहिए, ये पेंटिंग चाहिए, इस पर भी क्या होगा? हमारा उपयोगिता हास्य नियम लागू होगा। परंतु क्या आप 10 ठो साइकिल रख सकते हो? बताओ। साइकिल इस पर लागू नहीं होगा, इस पर लागू नहीं होगा। और साइकिल क्या आप 10 खरीद सकते हो? आप वही 2-3 साइकिल खरीद सकते हो। 3 साइकिल रख लिया, मान लो आपने अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग तरह की, परंतु आप 15 साइकिल, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 50 साइकिल खरीद लो। परंतु आपका पेट किससे नहीं भरेगा? आपके अपने शौक की चीजों से। तो उपयोगिता हास्य नियम किस पर लागू नहीं होगा? दुर्लभ संग्रह की वस्तु पर। अगला है, यदि एक वस्तु X की कीमत गिरने पर वस्तु Y की मांग बढ़ती है तो दोनों वस्तुएं परस्पर प्रतिस्थापी होंगी। अभी हमने देखा था ये चाय है हमारी और ये कॉफी है, ये X वस्तु है और ये Y वस्तु है। इसकी कीमत यदि गिर गई, एक वस्तु की कीमत कम हो गई, तो हम दूसरी वस्तु की मांग बढ़ा देते हैं। सॉरी ये गलत है, ये पूरक वस्तु आएगा। जैसे अभी हमने देखा था कार और पेट्रोल। यदि पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो क्या होगा? कार की मांग कम हो जाएगी। परंतु यदि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे तो किसकी मांग बढ़ जाएगी? कार की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये कौन सी वस्तुएं होंगी? पूरक वस्तुएं होंगी। ये गलती से टिक लग गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सी वस्तु होंगी? पूरक वस्तुएं। ये देखिए मैंने अगला खालिस्तान वही है, पेट्रोल और डीजल एक दूसरे के क्या है? पूरक है। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्तिगत मांग फलन का निर्धारक तत्व नहीं है? मांग को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय एवं रुचि। परंतु ये जो आय का वितरण है ये निर्धारक तत्व नहीं है। उत्तर क्या होगा? आय का वितरण। गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? विशिष्ट होती हैं क्या? स्पेशल नहीं, श्रेष्ठ भी नहीं होती, सामान्य भी नहीं होती। निकृष्ट या घटिया वस्तुओं को हम कौन सी कहते हैं? गिफिन वस्तुएं। स्याही के मूल्य में वृद्धि होने से पेन की मांग होगी, स्याही की मूल्य कमी हो जाएगी। ये कैसी वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं हैं। पेन और स्याही एक दूसरे के बिना हम उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए कौन सी वस्तुएं हैं? ये पूरक वस्तुएं। यदि स्याही के मूल्य में वृद्धि होगी तो पेन की मांग में कमी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स के समानांतर है तो वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी? वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की लोच होगी, कैसी होगी? अनंत होगी। कैसी होगी? यहाँ पे अनंत। मांग की लोच कैसी होगी? अनंत। अगला है हमारा
यदि किसी वस्तु की मांग वक्र y अक्ष के समानांतर है, जो मांग वक्र कैसा है, y अक्ष के समानांतर है, तो मांग की लोच कैसी होगी, शून्य होगी। कैसी होगी, शून्य होगी। मूल्य और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है, मांग और कीमत के बीच। मांग की लोच का सूत्र क्या है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है, बेलोचदार। यदि नमक महंगा हो जाए, यदि नमक महंगा हो जाए तो क्या हम नहीं खरीदेंगे, तब भी हम खरीदेंगे। यदि किसी को बीपी है या शुगर है, कुछ इस तरह की बीमारी है जिसकी दवा आवश्यक है, यदि वो महंगी हो जाए तो क्या हम वो दवा नहीं खरीदेंगे, हमको तो खरीदना ही पड़ेगा। तो इस तरह से अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है, बेरोजगार होती है। तो इस तरह से हमने अध्याय 2 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण देख चुके हैं। आप इनकी तैयारी कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यदि पूरा पाठ का डिटेल समझना है तो उसमें मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उससे पूरा पाठ समझ सकते हैं। थैंक यू।